चलो नालायक बच्चों, एक बार फिर से वेलकम है आपका आज वाली क्लास में। आज वाली क्लास में हम लोग करेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट। ये 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। देखो चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में 15 से 20 एमसीक्यू इस चैप्टर से आता है। तो अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो सब कुछ कर दो पीछे और मुझे सुनो बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर आपने मुझे सुन लिया तो ये 15 से 20 नंबर हो जाएंगे फिक्स। चलो सर शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 का नाम है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। ये है ना मार्केट लिखा हुआ, कहाँ ढूंढ रहे हो तुम लोग? आओ चलो सर सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ मार्केट की मार्केट किसको बोलते हैं। सर सबसे पहले एक वर्ड आया स्कार्सिटी इन प्राइस। पीपल कैन नॉट हैव ऑल दे वांट बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर एंड गुड्स हैव प्राइसेस। चलो सर पहला पॉइंट समझ में आया, स्कार्सिटी है और प्राइस है। हम हर चीज हासिल नहीं कर सकते और दूसरा हर चीज की कीमत है। ठीक, जो चीज तुमको फ्री में मिल जाती है ना उसकी कदर नहीं हो रही है। फ्री गुड्स, some goods like air sunlight are free and abundant requiring no payment। बोला इकोनॉमिक गुड्स किसको कहते हैं? बोला इकोनॉमिक गुड्स आर स्केयर रिलेटिव टू डिमांड एंड हैव एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डन सर, इसको ध्यान से दोबारा एक बार देख लो बेटा। क्या बोला? बोला इकोनॉमिक्स गुड आर स्केयर रिलेटिव टू डिमांड एंड हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डन सर। अगला प्राइस की डेफिनेशन बता दो सर। देखो प्राइस इज द क्वांटिटी ऑफ अ मनी needed to acquire a good or services reflecting its value in terms of money। चलो सर इसको ना याद रखना, एक बार दोबारा समझाता हूँ तोड़कर। देखो लिखा है प्राइस क्वांटिटी है मनी की जो कि जरूरत होती है किसी भी गुड्स या सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए, और ये रिफ्लेक्ट करता है मॉनेटरी टर्म्स में। डन। चलो अगला बोला वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब। बोला अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, याद रखना जी, द वैल्यू इन एक्सचेंज मींस द पावर टू कमांड अदर कमोडिटीज इन द मार्केट। ठीक, ये हो गया वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। मतलब ये देखे दूसरा चीज ले ले तो सिंपल सी चीज है सर। दोबारा रिकार्डो कहते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज मींस द पावर टू कमांड अदर कमोडिटीज इन द मार्केट। मतलब एक कमोडिटी के पास इतनी पावर है कि दूसरी कमोडिटी को मार्केट में बुला लेती है, आओ हम तुमको खरीदेंगे। चलो अगला वैल्यू इन यूज और एक्सचेंज का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। वैल्यू इन यूज रेफर्स टू द गुड्स यूटिलिटी, कि कितनी उसमें यूटिलिटी है, वो कितनी सेटिस्फेक्शन आपको दे सकती है। वाइल वैल्यू इन एक्सचेंज रेफर्स टू द व्हेन इट कैन बी ट्रेडेड फॉर इन द मार्केट। इसका मतलब दोनों चीजें डिफरेंट है। पहले बोला वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज का मतलब उसकी कितनी यूटिलिटी है, कितनी हैसियत है आपकी डिमांड को, सॉरी आपकी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने की। और एक्सचेंज कहता है कि वो मार्केट में ट्रेड हो रहा है, क्यों, किसकी वजह से? एक्सचेंज की मतलब पहले वाले गुड्स के पास इतनी पावर है कि उसने उसको मार्केट में बुला लिया। अच्छा मेजरिंग इकोनॉमिक वैल्यू। अब इस इकोनॉमिक वैल्यू को कैसे मेजर करते हैं? बोला इकोनॉमिक वैल्यू इज मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज वन इज विलिंग टू गिव अप टू ऑब्टेन अ गुड्स और सर्विसेज। तो बोला हम इस इकोनॉमिक की वैल्यू को मेजर कैसे करें? मान लिया मेरे पास मनी है और तुम्हारे पास गुड्स है, तो अगर मैं ये देके तुमसे गुड्स लेने को राजी हूं तो ये हो गया इकोनॉमिक को वैल्यू करना, इकोनॉमी को वैल्यू करना, और मनी हो गया उसका मेजर। मार्केट इकोनॉमिक इसको कहते हैं। इन अ मार्केट इकोनॉमी करेंसी मेजर इकोनॉमी वैल्यू शोइंग द ट्रेड ऑफ बिटवीन मनी एंड गुड सर्विसेज। अभी मुझे समझ में आ गया सर, वो जिस पावर की आप बात कर रहे थे वो है करेंसी। नेक्स्ट exchange value focus. Economies focus on exchange value, not sentimental value, which is subjective and non-monetary। दोबारा समझना, देखो इसमें गलती होगी। क्या बोला? बोला exchange value focus, कहते इकोनॉमीज फोकस ऑन एक्सचेंज वैल्यू। डन है सर। अभी इकोनॉमीज को कुछ लेना देना नहीं है सर। इकोनॉमी कहती है कि सर हम क्वांटिफाई करेंगे चीजों को पैसों में, तो बोला इकोनॉमीज फोकस ऑन एक्सचेंज वैल्यू नॉट सेंटिमेंटल वैल्यू। अरे सर वो भूखा है, अरे तो हम क्या करें यार, विच इज सब्जेक्टिव एंड नॉन मॉनेटरी। अब वो कहते हैं ये जो सेंटीमेंट होता है ना, सेंटीमेंट सर, सेंटीमेंट हो सकते हैं सब्जेक्टिव और नॉन मॉनेटरी, लेकिन इकोनॉमीज नहीं है। तो इसका मतलब इकोनॉमीज सब्जेक्टिव नहीं है, इकोनॉमिक्स नॉन मॉनेटरी नहीं है, इकोनॉमीज सेंटिमेंटल भी नहीं है। अगला मार्केट की डेफिनेशन देखो जी, अब आई ऊपर से लेके नीचे तक में। कहते हैं अ मार्केट इज अ कलेक्शन ऑफ अ बायर। अच्छा बहुत सारे लोग हैं जो चीजें खरीदने आए हैं, एंड seller who interact to determine the price of the product और services। ठीक है सर, और बहुत सारे सेलर हैं जो अपना बहुत सारे गुड्स लेके आए हुए हैं। मार्केट के एग्जांपल्स है, बहुत सारे मार्केट होते हैं, जैसे ऑयल का मार्केट, वीट का मार्केट, वेजिटेबल का, जहाँ बहुत सारे बायर और सेलर हैं और वो गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए रेडी है कुछ प्राइसेस पर। डन सर, इतना भी समझ में आया। मार्केट के डायनामिक्स क्या होते हैं? देखो अ मार्केट इन्वॉल्व बायर एंड सेलर विद द पोटेंशियल टू ट्रेड डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट प्राइस थ्रू देयर इंटरेक्शन।
इनफॉर्मल मार्केट किसको बोलते हैं? मार्केट नीड नॉट टू बी फॉर्मल, दे कैन एग्जिस्ट थ्रू न्यूज़पेपर एड्स, ऑनलाइन शॉप्स एंड लोकल थिंग्स। अभी इनफॉर्मल मार्केट में ये चीज़ें याद रखना, एग्जाम्पल में पूछते हैं, कहते हैं मार्केट का फॉर्मल होना ज़रूरी नहीं है, वो न्यूज़पेपर के ऐड में भी हो सकता है, और कोई ऑनलाइन शॉप भी हो सकती है, या फिर कोई लोकल लिस्टिंग भी हो सकती है। डन सर, ये तो सर अच्छा लगा सुन के, अच्छा लगेगा ही। अब बोला कि ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है, वो आपको पता है, आप देखो कि प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है। अंडरस्टैंडिंग मार्केट इकोनॉमीज रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग हाउ प्राइस आर डिटरमाइंड थ्रू मार्केट इंटरेक्शन। अभी मुझे एक चीज़ समझ में आई ना, बहुत सारे लोग आपको बचपन में ये पढ़ा के आ गए होंगे कि अरे सुनो ना, मैंने बोला हाँ सुनाओ ना, तो वो कहते हैं कि सर आपको पता है, मैंने बोला बोलो तो सही क्या पता है, वो कहते हैं कि आपको पता है चीज़ों की कीमतें कैसे तय होती है, मैं कहा बताओ, कहते हैं कि सर मान लो ये वाला गुड्स बनाने में मुझे 20 रुपये लगा ना, तो मैं इसको 30 में बेचूंगा। मैं कहा तुम बेवकूफ़ हो फिर। वो कहते हैं मैं बेवकूफ़ क्यों? मैं कहा तुम एक बात बताओ, जब आईफोन नया नया लॉन्च होता है, तो आईफोन, अभी मैं रिसेंटली बात कर रहा हूँ, जो नया आईफोन आने वाला है वो सर का 1 लाख रुपए का है। कहते हैं हाँ ठीक है, तो बताओ उसको बनाने की कॉस्ट कितनी होगी? मैं कहा उसको बनाने की कॉस्ट 5,000 रुपये। कहता है ऐसा कैसे हो गया? मैं कहा ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि वही फ़ोन 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद 10,000, 20,000, 25,000 का भी करा है। तो इसका मतलब बनाने की कॉस्ट कम है। वो पैसा किस लिए लिया जा रहा है? मार्केट की डिमांड को देखकर। ओह तरीके, इसका मतलब मार्केट में बहुत सारा कंपोनेंट किसी भी गुड्स का, उसकी डिमांड भी उसकी प्राइस तय करती है। अगर किसी गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी तो इसका मतलब उस पर प्रॉफिट का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जानबूझ के उसको स्केयर बनाया जाता है। अगर वो कहते हैं कि सर ना स्टॉक आउट हो गया, अबे भाई तुझे इतना टाइम मिला था, आराम से बैठ के बनाता, सब लोगों के लिए बनाता, तुझे नहीं पता कि मार्केट में डिमांड कितनी है? तो जानबूझ के मार्केट की डिमांड से कम बनाया जाता है ताकि सप्लाई कम रहे, डिमांड ज़्यादा रहे। हम उन लोगों से पैसा लेंगे जब खरीदने 5 लोग आए और दे हम सिर्फ एक को, तो पांचों में होगी आपस में कंपटीशन, और कंपटीशन होगा तो जीतेगा वो जिसपे ज़्यादा पैसे होंगे। क्या बात है सर, आपने तो सही एक्सप्लेन कर दिया। अरे मेरा काम ही यही है। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, हम मार्केट की क्लासीफाई कर दो, कर देता हूँ, जल्दी जल्दी देखना सर। मार्केट का क्लासिफिकेशन, मार्केट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट एंड फैक्टर मार्केट। मतलब एक ऐसा मार्केट जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज बिकते हैं, एक ऐसा मार्केट जहाँ पे रिसोर्सेज बिकते हैं, मतलब इनपुट और आउटपुट। डन सर। प्रोडक्ट मार्केट क्या होता है? हाउस होल्ड बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द फ्रॉम फर्म। मतलब यहाँ पे मैं हम लोग हाउस होल्ड लोग जाते हैं अपने घर भर का सामान खरीद के लाते हैं फर्म से। लेकिन एक होता है फैक्टर मार्केट, जहाँ पे फर्म्स जाती है और जाके अपने लिए इनपुट खरीद के लाती है। समझ में आ गया सर? मार्केट की एफिशिएंसी क्या होता है? प्रोडक्ट मार्केट एलोकेट गुड्स टू द कंज्यूमर, ठीक है, वाइल फैक्टर मार्केट एलोकेट रिसोर्सेज टू द प्रोड्यूसर इंश्योरिंग एफिशिएंट यूज। डन सर, दोनों चीज़ें समझ में आ रही है। फैक्टर प्राइस क्या होता है? फैक्टर प्राइस आर द मार्केट आर नोन एज द फैक्टर प्राइसेस। बोला फैक्टर प्राइस इन द फैक्टर मार्केट, फैक्टर मार्केट में जहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर बिक रहा है, उसके क्या प्राइसेस है बेटा, उसके अकॉर्डिंग हो गया। अब चलो सर अगले चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे मैं मार्केट को क्लासीफाई कर रहा हूँ बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया, जिसका पहला क्राइटेरिया ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब हो गया आपके यहाँ पे जो लगता है सोमवार बाजार, मंगलवार बाजार, लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट जैसे कुछ सिटीज़ वगैरह में लगा, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। डन सर, जल्दी से देख लो। लोकल मार्केट जैसे टिपिकली लोकल एरिया पैरिशेबल गुड या फिर बल्कि गुड बेचने के लिए। अच्छा, रीजनल a few adjacent cities part of state varying with the buyer के डिमांड में। नेशनल मार्केट रिस्ट्रिक्टेड टू द कंट्रीज बाउंड्रीज, कि मतलब कंट्री के अंदर रहेगी। और इंटरनेशनल मार्केट गुड ट्रेडेड इंटरनेशनल। अगर आप ठीक से समझो तो लोकल और रीजनल भी नेशनल के अंदर ही आएंगे बेटा, ठीक। लेकिन इतना टाइम कंज्यूम मत करो इसमें, अब आगे आ जाओ सर, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है और टाइम एक क्लासिफिकेशन भी है। जैसे कि वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट और वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। मतलब एक ऐसा मार्केट जहाँ पे दूध बिक रहा है, पैरिशेबल गुड। एक ऐसा मार्केट जहाँ पे मॉडरेबली एडजस्टेड गुड बिकते हैं बेटा। अच्छा, लॉन्ग पीरियड मार्केट ऑल फैक्टर वेरिएबल एंड सप्लाई कैन बी फुली एडजस्टेड टू द डिमांड चेंज। मतलब जहाँ पे सप्लाई फिक्स है, प्राइस डिपेंड करती है डिमांड में, पैरिशेबल गुड वहाँ पे बोला वेरी शॉर्ट मार्केट। मुझे पता है कि मिल्क का मार्केट, ब्रेड का मार्केट बहुत छोटी छोटी जगहों पे लग रहा है, क्योंकि वो पेरिशेबल है, बहुत दिनों तक उसका सेलर उसको होल्ड करके नहीं रख सकता। वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट जैसे कि फैक्टर लाइक पॉपुलेशन, कैपिटल सप्लाई चेंज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम अफेक्टिंग द मार्केट। अब आप ऐसे मत कहने लग जाना कि सर जहाँ पे फ्रिज बिकते हैं वो लॉन्ग टर्म मार्केट है। नहीं सर, ये फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, ठीक। इसको ध्यान से पढ़ना है बेटा आपको, ठीक। आगे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, एक होता है स्पॉट या कैश मार्केट, एक होता है फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट। एक ऐसा मार्केट सामान लो पैसा दो, इस साथ ले उस दे दे, यही है बाजार का असूल। डन, ये बोला गया स्पॉट या कैश मार्केट। एक ऐसा मार्केट जहाँ पे सामान तो अभी गया है लेकिन पैसे शायद बाद में मिलेंगे, ऐसा बोला गया ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर पेमेंट एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। डन सर, हो सकता है पैसे अभी ले लेंगे सामान बाद में देंगे, या सामान अभी ले जाएंगे पैसे बाद में देंगे, तो बोला गया फॉरवर्ड या फिर फ्यूचर मार्केट। अगला है सर रेगुलेशन वाला, मतलब एक ऐसा मार्केट जिसको कोई ना कोई रेगुलेट कर रहा है, तो रेगुलेटेड मार्केट। एक ऐसा मार्केट जिसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, कोई देखने वाला भी नहीं, वहाँ पे कुछ भी हो या कुछ भी खरीद रहे हैं,
किसी भी कीमत में किसी भी चीज़ें बेची जा रही है बेटा। ऐसा कोई मार्केट होता है? हाँ बेटा, जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है वो रेगुलेटेड मार्केट है। और जो वीकली बाजार लगता है जहाँ पे केले वाला किसी को 60 रुपये दर्जन और किसी को 20 रुपये दर्जन केले बेच देता है सर, वो है अनरेगुलेटेड मार्केट। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ बिजनेस की आप जो मार्केट कहते हो मार्केट में क्या बिकता है, होलसेल गुड्स या फिर रिटेल गुड्स। तो होलसेल गुड वाला हो गया B2B और रिटेल वाला हो गया जहाँ पे कंज्यूमर जाता है 1-2 पीस खरीदने के लिए, वो हो गया B2C मतलब बायर टू कंज्यूमर। उसके बाद आया कंपटीशन के बेसिस पे, यही आपको आगे चल के पढ़ना भी है। जैसे कि परफेक्टली कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट जहाँ पे बहुत सारे बायर और सेलर हैं, होमोजीनियस गुड है, फ्री एंट्री ऑफ एग्जिट है, बहुत सारी बातें भी आपको समझ में आएगी। इम्परफेक्टली कंपटीशन मार्केट देखा जाए तो मार्केट दो ही तरीके का होता है। एक ऐसा मार्केट जहाँ पे सारे लोग एक जैसे गुड बेचे, दूसरा मार्केट एक ऐसा मार्केट जहाँ पे सारे लोग एक जैसे गुड्स नहीं बेचे, ऐसा भी है यहाँ पे सिंगल सेलर भी है बेटा, आगे चल के समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट एलिमेंट देख लेते हैं बेटा जल्दी से। Understanding market dynamics, key to studying market economics is underlying how price is determined। अब मुझे ना आगे चल के इस चैप्टर में बस ये समझना है कि किसी भी मार्केट में किसी भी गुड्स की प्राइस कैसे तय होती है। मैंने वैसे भी आपको कुछ कोशिश की है आईफोन के बेसिस पे समझाने की, बट वो कितना रियल है, मतलब कितना सच है कितना झूठ है समझेंगे सर आगे। अब अगला देखते हैं सर, टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर समझते हैं सर। सबसे पहले ऐसे देखो सर, इन सब बातों को छोड़ते हुए की मार्केट स्ट्रक्चर, सबसे पहला होता है सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, फिर होता है सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फिर होता है मोनोपोली, फिर होता है ओलिगोपोली। ये चारों चीजें याद करो सबसे पहले, परफेक्टली, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली और ओलिगोपोली। डन। अब एक एक करके मुझे दिखाने दो बेटा, मुझे आपको यहाँ पे समझाना है कंसेप्ट ऑफ, इसको समझाऊंगा तभी यार। एक मिनट रुकना दोस्तों। चलो अब आगे का कंसेप्ट देखना बेटा, जल्दी से जल्दी 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 आ जाओ। अब इतना समझाने के बाद मैं आपको क्या समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कंसेप्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। देखो इसको ना मैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। मान लेते हैं एक गुड्स का प्राइस है और उसकी कुछ क्वांटिटीज है। डन। मैंने वो गुड्स खरीदा 10 रुपए का और उसकी मैंने एक क्वांटिटी खरीदी, तो मेरा कितना पैसा खर्च हुआ, मेरा 10 रुपए खर्च हुआ। डन। लेकिन अगर मैंने उसी गुड्स की 5 क्वांटिटी खरीदी और उसका प्राइस जो 10 रुपए था, तो मेरा कितना पैसा खर्च हुआ सर, 50 रुपए खर्च हुआ। ये हुआ टोटल रेवेन्यू। कंसेप्ट देखना सर। अब टोटल रेवेन्यू क्या कहता है सर, टोटल रेवेन्यू क्या कहता है सर, टोटल रेवेन्यू कहता है द टोटल अमाउंट फर्म रियलाइज बाय सेलिंग अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। एक फर्म जितनी क्वांटिटी बेच के पैसे कमाती है उसके लिए टोटल रेवेन्यू होता है। ठीक। अब सवाल है कि सर एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। अब देखो सर एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। अब मानो ना कि अब दुकानदार ये कहता है कि सर अगर आप मेरे से एक क्वांटिटी खरीदोगे तो मैं तो 10 रुपए का दूंगा। मैं कहा ठीक है भाई, लेकिन सर अगर आप 2 खरीदोगे तो मैं 9 रुपए का लगा दूंगा। मैं कहा तो फिर कितने पैसे पड़ेंगे, 18। कहता है लेकिन अगर आप मेरे से 3 खरीदोगे ना सर तो मैं 8 रुपए लगा दूंगा। मैं कहा कितना, 24। तो ये जो आ रहा है टोटल रेवेन्यू 1 यूनिट को बेच के, 2 यूनिट को बेच के, 3 यूनिट को बेच के। लेकिन आप यहाँ पे ऐसे समझो, अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा एवरेज रेवेन्यू कितना है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर फॉर्मूला है ना, टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से। तो ये जो टोटल रेवेन्यू 10 है इसको डिवाइड करना 1 से तो आंसर आएगा 10। ये जो टोटल रेवेन्यू 18 इसको डिवाइड करो 2 से तो आंसर आएगा 9। और ये जो टोटल रेवेन्यू 24 इसको डिवाइड करो 3 से तो आंसर आएगा 8। ये तो समझ में आया। लेकिन अगर यहीं पे ये ऐसा हो जाए कि आपको बोले कि आप मुझे निकाल के दिखाओ मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है, वो कहता है कि आप अपने टोटल रेवेन्यू में से अगर सेकंड यूनिट का निकाल रहे हो तो आप उसमें से इससे पिछले वाला रेवेन्यू माइनस कर दो। अब 2 से पहले क्या आता है, 1, तो 1 घटा दो। तो अब यहाँ पे निकालते, पहले वाले में तो ये चीज़ पॉसिबल है नहीं, लेकिन दूसरे वाले में टोटल रेवेन्यू कितना, 18। 18 में से 10 गए तो कितना आया, 8। इस केस में निकालो कितना ऐसा है, 24। 24 में से 18 घटाओ तो कितना बचा बेटा, 6। तो ये आ गया मार्जिनल रेवेन्यू। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर। तो मुझे सर ये वाली भी बात समझ में आई। अब यहाँ पे मैंने निकाल दिया मार्जिनल रेवेन्यू भी। सर मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, देखो द चेंज इन टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट को बेच के हमें कितना पैसा मिलता है, इसका फॉर्मूला है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। एक ही बात है, अगर आप ऐसे भी निकालोगे तो भी बात वही आएगी।
कि टोटल रेवेन्यू 5 माइनस टोटल रेवेन्यू बोलो 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 4। इसको ना n के टर्म्स में ऐसे दिखाते हैं, टोटल रेवेन्यू n माइनस टोटल रेवेन्यू n माइनस 1। डन। चलो सर अब आगे चलने दो, यहाँ पे वही सारी बातें हैं लेकिन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कराता हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन AR MR एंड TR। देखो AR कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, एवरेज रेवेन्यू हर एक यूनिट के साथ, बढ़ते यूनिट के साथ, क्योंकि आपको भी पता है अगर आप मार्केट में हो, आप बिजनेस करते हो, तो आपको अपना एडिशनल सामान, मतलब जो आदमी एक खरीद के ले जा रहा है, अगर मुझे उसी को दूसरा यूनिट बेचना है तो मुझे अपनी कीमतें कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि मार्जिनल, याद करो ना, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट लग जाता है। तो इसने बोला कि आपका ना एवरेज रेवेन्यू हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। MR लाइज बिलो द AR। अब AR के जो आपका एवरेज रेवेन्यू जो नीचे जा रहा है ना, उसकी वजह है क्योंकि आपका एडिशनल यूनिट कम में बिकता है। MR लाइज बिलो AR। एंड जो आपका टोटल रेवेन्यू है इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज MR इज पॉजिटिव। लेकिन आपका TR तभी तक बढ़ेगा जब तक आपका MR बढ़ता रहेगा लेकिन वो पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना रहे। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि आप मेरे साथ एक डायग्राम देखो। डायग्राम में आपको एक साथ दो दिखाता हूँ, आप वो देखना सर। देखो ये आपका टोटल रेवेन्यू है। आपका टोटल रेवेन्यू ना कब, ये टोटल रेवेन्यू, इसको ऐसे बनाते हैं, आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो ऐसे होता है सर। लेकिन ये जो टोटल रेवेन्यू है ना किसकी वजह से होता है सर, आपके मार्जिनल रेवेन्यू की वजह से। ये मार्जिनल रेवेन्यू नीचे की तरफ गया, तो सर ये ना जो अपने हाईएस्ट पे है, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, नहीं बैठा अभी भी, हल्का सा चेंज हुआ। ये जो आपका टोटल रेवेन्यू अपने हाईएस्ट पे, वो इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे पॉजिटिव था। अगर ये यहाँ से नेगेटिव जाएगा तो ये नीचे गिरने लगेगा। तो ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू, जो कि नीचे तब जाता है जब वो नेगेटिव हो जाता है MR। लेकिन ये जो आपका MR है ना, MR अगर यहाँ पे दूसरा है ना, ये होगा आपका AR। ये तीन बातें याद रखना, MR हमेशा AR से ऊपर रहेगा, लेकिन जैसे ही MR 0 होता है आपका AR अपने मैक्सिमम पे चला जाता है। तो कोई भी प्रोड्यूसर कभी भी अपने MR को नेगेटिव करके सामान नहीं बेचेगा। आप सोचो ना, क्या कभी भी ऐसा होगा कि कोई प्रोड्यूसर ये बोले कि भैया सामान भी ले जा और मेरे से पैसे भी ले जा? ऐसा नहीं होगा ना, तो नेगेटिवली कभी नहीं होगा। तो डन सर, ये तीन चीज़ें हैं, आप इसको एक बार दोबारा देख लो मेरे साथ ताकि आप भूलो नहीं। AR कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, देखो जी AR कर्व आ रहा है नीचे की तरफ। अगला MR लाइज बिलो AR, आपका जो MR है, MR ये वाला MR ये AR से नीचे की तरफ है। अगला TR इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज MR इज पॉजिटिव, आपका TR तब तक पॉजिटिव रहेगा, ये वाला जो आपका TR तब तक बढ़ता रहेगा जब तक आपका MR पॉजिटिव रहेगा। देखो वो घटने लगा ना क्योंकि ये नेगेटिव हो गया। डन सर, आगे चलने दो। अब ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट है जो मैंने आपको पढ़ाया ऊपर, इसी को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख लो तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, आप अपने टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है सर, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला वो भी है कि TR फिफ्थ को माइनस कर दो TR फोर्थ से। रिलेशनशिप क्या है, AR कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, MR लाइज बिलो AR एंड TR इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज MR इज पॉजिटिव। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है ये हम लोग आगे भी देखेंगे, अभी यहाँ पे रहने देते नहीं तो आपको दिक्कत होगी। अच्छा अब यहाँ पे बोला कि सर रिलेशनशिप AR MR TR एंड प्राइस के इलास्टिसिटी का, तो देखो इसको याद रखना है आपको, ठीक। मैं वैसे समझाऊंगा भी लेकिन आपको इसको याद रखना है। पहली बात, इलास्टिसिटी अगर एक होगा, इलास्टिसिटी एक का मतलब क्या होता है कि जितने परसेंट चाहिए, देखो आप डिमांड का चैप्टर पढ़ के आए हो इसलिए आप ऐसी वैसी बातें मत करो कि आपको आता नहीं है, आपको आता है, आपको आता है। उनके बीच का ना एक ये फॉर्मूला है कि MR एवरेज रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करना है E अपॉन E माइनस 1, और यहाँ पे E है इलास्टिसिटी। अगर आप इस फॉर्मूले को ना थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ, देखो सर, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक, ये लिया मैंने एवरेज रेवेन्यू, और उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ E अपॉन E माइनस 1। अब आप ऐसे सोचो ना कि अगर आपका E 1 है, मतलब E का इलास्टिसिटी, तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर में आप यहाँ पे रख दोगे 1, यहाँ पे रख दोगे 1, 1 से 1 डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। अब 0 के टेबल में 1 आता है इन्फिनिटी, तो इसका आंसर देखो क्या आ रहा है, ये दोनों इक्वल आ जाएगा, ये दोनों इक्वल आ जाएगा ना सर। अब यहाँ पे समझना चीज़ें, वो कहता है अगर इलास्टिसिटी 1 है, इलास्टिसिटी 1 है तो आपका MR आ जाएगा 0, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्या नाम है, 1 से 1 0, 1 माइनस 1 0, और 0 के टेबल में 1 तो आता नहीं, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या 0 के टेबल में 1 आता नहीं तो आंसर इन्फिनिटी करेगा ना। तो उस केस में उन्होंने बोला कि अगर आपका ER 1 है तो आपका MR आएगा 0। लेकिन अगर आपका इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है तो MR आएगा पॉजिटिव।
लेकिन अगर आपका इलास्टिसिटी 1 से कम है तो आएगा एम आर इज नेगेटिव। अब इसको समझना कैसे, ये तो हो गया रटना। देखो इलास्टिसिटी 1 का मतलब जितने परसेंट चेंज आप गुड्स में करते हो, प्राइस में करते हो सॉरी, उतने परसेंट आपके डिमांड में चेंज आता है। डन। तो इसका मतलब एम आर मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू का कंसेप्ट इससे बताया जीरो कि आपका टी आर हमेशा प्रोपोर्शनेट रहेगा। लेकिन बोला कि अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा है, इलास्टिसिटी ज़्यादा का मतलब 10% चेंज करने पे आपके डिमांड में 20% का चेंज आ जाता है। 10% चेंज करने पे ज़्यादा आता है, इसका मतलब आपका एडिशनल गुड बिकेगा, पॉजिटिव रहेगा। मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला, देखो ये जो ऊपर कंडीशन कराई हुई ना, ये वाली कंडीशन हमेशा प्रिवेल करेगी, ये वाली कंडीशन हमेशा प्रिवेल करेगी कि एम आर लाइज बिलो ए आर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि आपका एम आर पॉजिटिव रहेगा, मतलब सामान बिकेगा, सामान आपका बिकता रहेगा जब तक आपका इलास्टिसिटी ज़्यादा है, जब तक आपका इलास्टिसिटी ज़्यादा है। इलास्टिसिटी ज़्यादा का मतलब 10% चेंज किया आपने प्राइस में, डिमांड में 20% का चेंज आ गया, तो मतलब इसका क्या, इसका मतलब ये कि आपका गुड मार्केट में हिट है सर, बिकता है, तो इसका मतलब एम आर पॉजिटिव रहेगा, मतलब आपको उसके पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर इलास्टिसिटी कम है, इलास्टिसिटी कम है मतलब लोग खरीदना ही नहीं चाहते, आप 10%, आप ऐसे सोचो ना कि इन इलास्टिक गुड है, इन इलास्टिक गुड मतलब चेंज ही नहीं आ रहा उसमें, तो आपका एम आर हो जाएगा नेगेटिव। डन, इसको ध्यान से समझना बेटा। चलो अब आगे चलने दो। अब ये सब बातें मैं यहाँ छोड़कर आपको लास्ट में ये करा देता हूँ हाईलाइटेड पॉइंट, इसको देख लेना बेटा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर E1 है एम आर जीरो होगा, E1 से ज़्यादा एम आर पॉजिटिव होगा, E1 से कम है तो एम आर नेगेटिव होगा। ये याद भी रखना। देखो मैंने कोशिश की आपको समझाने की, क्योंकि रिविजनरी वीडियो में आपको डायग्राम वगैरह बना के टेबल करा के आपका टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता, बस आप इसको दिमाग में फिट रखना। अच्छा, अब ये तीन बातें जो मैं आपको ऊपर नहीं करा रहा था यहाँ पे करा देता हूँ। देखो मिडल पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व, अपर पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व और लोअर पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व। देखो जी आपने पढ़ा हुआ है ये डिमांड कर्व, ये हो गया इसका मिडल पॉइंट, ये हो गया इसका मिडल पॉइंट। अब देखो मिडल पॉइंट अगर ये तो क्या कहता है, कहता है इलास्टिसिटी इज 1 एम आर इज 0। अगर इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है तो एम आर इज पॉजिटिव। ये सेम ऊपर वाला है ना, सेम ऊपर वाला है, देखो इलास्टिसिटी 1, तो आप इसको ऐसे भी याद रखना। ठीक, अब मुझे थोड़ा सा और आगे जाने दो। टोटल रेवेन्यू आपको पता है, टोटल रेवेन्यू हाईएस्ट होगा एट ओ एन पॉइंट, इलास्टिसिटी 1 पे डिक्लाइन हो जाएगा बियॉन्ड ओ एन पे। ओ एन एक डायग्राम है जो मैंने अभी इस रिविजनरी वाले बैच से हटा दिया है। अब सर देख लेते हैं सर बिहेवियरल प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल नंबर 1, अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस इफ इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर नॉट मेट। सिंपल सी बात है, आपको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जितने में बना रहे हो पैसा उतना ही नहीं आ रहा, मतलब आपका वेरिएबल कॉस्ट नहीं आ रहा, तो प्रिंसिपल 1 आप मत बनाओ। दूसरा, प्रोडक्शन डिसीजन, प्रोडक्शन ओनली इफ बेटर देन नॉट प्रोड्यूसिंग। प्रोड्यूस ओनली, आपको तभी प्रोड्यूस करना है जब आपको ये लगे कि ना प्रोड्यूस करना से अच्छा है प्रोड्यूस कर लेना, मतलब मार्केट में बने रहने के लिए। आप ऐसे समझो कि आपका वेरिएबल कॉस्ट तो आ रहा है ना, तो प्रोड्यूस करो। शट डाउन कंडीशन क्या, शट डाउन कंडीशन इफ टोटल रेवेन्यू लेस हो गई है टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, मतलब आप जितने में बनाते हो उतना पैसा भी नहीं आ रहा है सामान बेचकर, सिर्फ वेरिएबल वाला, फिक्स वाला नहीं। अरे मानो ना आपने एक दुकान ली, दुकान का रेंट है 20,000 रुपये, लेकिन एक समोसा आपने बनाया 10 रुपये का, बनाने में कॉस्ट है 8 रुपये, और समोसा बिक गया 10 का, दुकान चलाओ, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो निकल रहा है ना, और समोसे बेचो। लेकिन अगर समोसा बनता है 8 का, बिक रहा है 6 का, अब आप तो मेरी बात समझे ना। चलो अगला, competitive firm shutdown, shutdown if price is less than AVC, average variable cost at minimum loss। तो सर इसको बंद कर देना चाहिए। फिक्स कॉस्ट क्या होता है सर, संक कॉस्ट होता है, इररिलेवेंट है। मतलब अगर आप ये सोचो कि दुकान बंद कर दूं क्योंकि मेरा रेंट जा रहा है, रेंट को अभी थोड़ी देर के लिए फिक्स कर दो, थोड़ी देर के लिए फिक्स कर दो, वैसे रेंट भी वेरिएबल होता है, तो वहाँ पे बोला ये शटडाउन का डिसीजन है। अच्छा, शटडाउन प्राइस क्या होता है, मिनिमम एवीसी इक्वल टू शटडाउन प्राइस। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान करना है बेटा। शटडाउन प्राइस क्या होता है, शटडाउन प्राइस क्या होता है, मिनिमम, कम से कम जितना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उतना ही पैसा होता है आपके शटडाउन के प्राइस का। मतलब मैं इतना पैसा मिल रहा है इसलिए मैं दुकान बंद कर रहा हूँ या फिर खोल रहा हूँ। टेम्पररी शटडाउन क्या कहते हैं, शटिंग डाउन इज टेम्पररी नॉट गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि अभी मार्केट मेरे लिए फेवरेबल नहीं है इसलिए मैं टेम्पररी शटडाउन कर रहा हूँ। टेम्पररी शटडाउन कॉस्ट का भी प्राइस यही आता है बेटा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शटडाउन प्राइस। अच्छा, प्राइस कंपैरिजन करने के लिए, प्राइस कंपैरिजन करने के लिए अब यहाँ पे एक मेरे साथ पॉइंट समझना, देखो ध्यान से। अगर प्राइस ज़्यादा है मिनिमम एवीसी से, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, लेकिन कम है टोटल कॉस्ट से, तो इसका मतलब क्या है, आप कवर कर रहे हो वेरिएबल कॉस्ट और थोड़ा सा फिक्स कॉस्ट भी। मतलब समझो, आपने गुड्स बनाया 10 का और वो गुड्स बिक गया 12 का, मतलब आप इस 12 रुपए में थोड़े से फिक्स कॉस्ट को भी कवर कर रहे हो,
और दुकान चलाओ, बंद नहीं करना। अगला देखना, अगर प्राइस इक्वल है मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट के, कवर बोथ कॉस्ट, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब इसका मतलब ये है कि आप गुड्स बनाते हो 10 का और आपका गुड्स बिक रहा है 15 का, लेकिन ये 15 आया कैसे था? 15 आया कैसा था? मान लेते हैं कि आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इसको डिवाइड किया मैंने क्वांटिटी से, डिवाइड किया क्वांटिटी से, तो वो निकला 15, वो निकला 15। तो इसका मतलब आप दोनों चीज़ें निकाल ले रहे हो, आप वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल ले रहे हो, आप फिक्स कॉस्ट भी निकाल ले रहे हो। तो सर इसका मतलब दुकान चलनी चाहिए, आप तो अच्छी दिशा में। अब ऐसे ही करके एक तीसरा और लास्ट कंसेप्ट, अगर आपका प्राइस ज़्यादा है एटीसी से, इसका मतलब आप प्रॉफिट कमा रहे हो, इसका मतलब आप प्रॉफिट कमा रहे हो, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, जो कीमत निकली उसको बोला एवरेज कॉस्ट, आप उससे ज़्यादा निकाल रहे हो। देखो मैं चाहता तो हूँ समझाना टेबल बना के, लेकिन क्या करूँ, रिविजनरी वीडियो बेटा, मुझे जल्दी जल्दी कवर करना है आगे। अब प्रिंसिपल 2 क्या कहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट बाय एक्सपेंडिंग आउटपुट कब होगा? जब आपका एम आर इक्वल हो जाए एम सी के। इसको याद रखना, मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब आपका आउटपुट एम आर और एम सी के इक्वल आ जाए, मतलब जितने में बिक रहा है उतने में बन रहा है। तो ये प्रिंसिपल 2 है। प्रिंसिपल 1 दोबारा एक बार रिकॉल कर देता हूँ, फर्म को प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए अगर वो अपने वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकाल पा रही है। बोलो चलें सर? हाँ जी सर चलने दो। अब बाकी यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें समझाई हैं और यही सारे हाईलाइटेड पॉइंट है, आपको मैंने दोनों चीज़ें करा दी। चलो सर चले, चलो सर लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ रिवाइज कराने की, मैं उतनी कोशिश कर रहा हूँ। चलो थैंक यू बेटा, लाइक शेयर सब्सक्राइब बेटा, बाय।